Hello and welcome to Darshan IAS. In this video we are going to discuss जॉर्ज एडवर्ड मूर. ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए या फिर स्टेट के सिविल सर्विसेज के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो फिलॉसफी है. तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो सब्जेक्ट है सेकंड पेपर का, वो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश फिलोसोफर की. ये एक एनालिटिकल फिलोसोफर भी कहलाते हैं और इनको को फाउंडर ऑफ एनालिटिक फिलोसफी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने रसेल और दूसरे जो एनालिटिकल फिलोसोफर्स हैं उनके साथ में काफी काम किया है. तो इसलिए ये एक एनालिटिकल फिलोसोफर है और एक इंग्लिश ब्रिटिश फिलोसोफर है. ठीक है, तो जॉर्ज एडवर्ड मूर के बारे में इतना ही इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी में इनके इंट्रोडक्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता. ज्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता. इनकी जो फिलोसफी है, हमारे पास दो टॉपिक हैं जिनको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है. पहला क्वेश्चन ये है कि पहला जो टॉपिक है वो है रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, कि आइडियलिज्म को किस तरीके से रिफ्यूट करते हैं. और दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि ये क्या करते हैं, ये कॉमन सेंस को डिफेंस करते हैं. ठीक है ना, कॉमन सेंस का डिफेंस करते हैं, कॉमन सेंस को ये डिफेंड करते हैं. ठीक है, तो ये दो टॉपिक है हमारे पास. एक तो रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, दूसरा डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस. इन दोनों ही टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म से, कि आइडियलिज्म को ये किस तरीके से रिफ्यूट करते हैं. आइडियलिज्म के रिफ्यूटेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्या करते हैं. इन्होंने सिर्फ आइडियलिज्म देखा किसका, बर्कले का, बिशप जॉर्ज बर्कले. ठीक है, बर्कले का आइडियलिज्म देखा और बर्कले का आइडियलिज्म देख के इन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि यही क्या है, यही आइडियलिज्म है. ठीक है, यही आइडियलिज्म है. तो इन्होंने क्या किया है, बिशप जॉर्ज बर्कले का आइडियलिज्म लिया. ठीक है, और उस आइडियलिज्म के बेस पे इन्होंने क्या किया है, बिशप जॉर्ज बर्कले के आइडियलिज्म के बेस पे इन्होंने पूरे आइडियलिज्म जो डॉक्ट्रीन है उसको रिफ्यूट करने की कोशिश की है. जबकि जो आइडियलिज्म है वो सिर्फ बिशप जॉर्ज बर्कले का आइडियलिज्म नहीं है, बल्कि आइडियलिज्म तो पुराना डॉक्ट्रीन है जो कि स्टार्ट हुआ है कहां से, सोक्रेट से, प्लेटो से. ठीक है ना, उसके बाद में पहुंचा है वो आपके जो बर्कले हैं वहां तक पहुंचा है. ठीक है, तो जो बर्कले है वो ये कहता है एस इस्ट परसीव, यानी कि टू बी इज टू बी परसीव्ड, जो दिखाई देता है वही सच होता है, ऐसा उसने कहा था. तो वो इस बात को रिफ्यूट करने पे तुला पड़ा है. कौन, मूर. तो वो ये समझता है कि अगर मैं बर्कले के आइडियलिज्म को रिफ्यूट कर दूंगा, बर्कले के आइडियलिज्म को अगर मैं रिफ्यूट कर दूंगा तो क्या होगा, तो आइडियलिज्म ही पूरा रिफ्यूट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा उसको लगता है और ऐसा करने के लिए वो काफी कोशिश करता है. जो कोशिश करता है उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इन हिज पेपर A refutation of idealism, he presents analytical arguments against idealism and for realism. ये क्या करता है, ये आइडियलिज्म को रिफ्यूट करने की कोशिश करता है. किससे, एनालिटिकल आर्गुमेंट्स के थ्रू, क्योंकि एक एनालिटिकल फिलोसोफर है. क्योंकि एनालिटिकल फिलोसोफर है तो एनालिटिकल आर्गुमेंट्स के बेस पे ये क्या करेगा, आइडियलिज्म को रिफ्यूट करने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, रियलिज्म को सपोर्ट करेगा, रियलिज्म को ये सपोर्ट करेगा. ठीक है, वी बिगिन विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द आइडियलिज्म दैट मूर sought to refute and then proceed to his argument against Berkeley as est percipi, and then to Moore's distinction between consciousness and the object of consciousness. ठीक है, ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि जो बर्कले का जो टेनेट है, मेन टेनेट है, वो क्या है, एस एस परसीव, यानी कि टू बी इज टू बी परसीव, इसको ये रिफ्यूट करेगा. और उसके बाद में जो मूर का जो डिस्टिंक्शन है उसमें हम बात करेंगे इस पेपर में, यानी कि इस टॉपिक में, जो कि क्या है, कॉन्शियसनेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है. लेकिन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने अभी इस वीडियो में इसको नहीं लिया है, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता. तो इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक तो रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म और दूसरा है आपका डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस. ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म में ये क्या कहता है। ये जॉर्ज बर्कले के आइडियलिज्म को रिफ्यूट करता है, ठीक है। जॉर्ज बर्कले का जो आइडियलिज्म है उसको रिफ्यूट करता है और ये इस बात को प्रूव कर देता है, प्रूव करने की कोशिश करता है, हालांकि प्रूव कर तो नहीं पता लेकिन कोशिश करता है कि मैंने आइडियलिज्म को रिफ्यूट कर दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आइडियलिज्म अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन है, ठीक है। मूर लार्जली फोकस्ड ऑन बर्कलेज आइडियलिज्म। ये क्या करता है, बर्कले के आइडियलिज्म की बात करता है। ये किसकी बात करता है, बर्कले की आइडियलिज्म की बात करता है। मूर क्लेम्स दैट बर्कले वाज रॉन्ग इन इंक्लूडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ओनली इनसोफार एज दे आर नोन। मूर ये कहता है कि बर्कले जो है वो रॉन्ग है, बर्कले जो है वो रॉन्ग है अगर वो ये कहता है कि जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो जब तक जानी जाती हैं, जिस तरीके से जानी जाती हैं उसी तरीके से वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर वो ये कहता है तो वो क्या है, तो वो रॉन्ग है, ऐसा मूर कहता है। मूर एग्जामिन्स बर्कले स्टेटमेंट। अब मूर क्या करता है, बर्कले के स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है, जो कि क्या है, एस इज परसीव्ड टू बी इज टू बी परसीव्ड, इसको वो एग्जामिन करता है। दिस इज द बेसिक टेनेट focus in all idealist philosophies implicitly central statement of Moore's considered, ठीक है। यानी कि ये जो एस परसिपी है, टू बी इज टू बी परसीव, ये बर्कले का स्टेटमेंट है और यही इसी से पता चलता है उसका जो आइडियलिज्म है वो क्या है, ठीक है ना। तो इसी को वो पकड़ के बैठता है कौन, मूर, और वो ये कहता है कि इसी के बेस पे मैं इसका आइडियलिज्म जो है रिफ्यूट कर दूंगा, ठीक है। आगे ये किस तरीके से रिफ्यूट करता है देखते हैं। देन ही फोकस ऑन सर्टेन प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द कॉन्शियसनेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद में कॉन्शियसनेस और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर वो अपना पेपर लिखता है, उस पर अपनी बात कहता है, ठीक है। मूर बिलीव दैट द सेंट्रल टेनेट ऑफ आइडियलिज्म इन बर्कले स्टेटमेंट टू बी इज टू बी परसीव्ड एंड दैट ऑल आइडियलिस्ट फिलोसफी रिलाइज ऑन दिस स्टेटमेंट इन इट्स थीसिस। ये वाली बात जो है ये सही नहीं है क्योंकि जितनी भी आइडियलिस्ट फिलोसफीज हैं वो इसकी बात नहीं करती टू बी इज टू बी परसीव्ड, इसकी बात सिर्फ करता है कौन, बर्कले, अपने आइडियलिज्म में, ठीक है। जो बर्कले का आइडियलिज्म है सिर्फ वो उसमें बात करता है, वो बाकी के जो आइडियलिस्ट हैं, जैसे कि बाकी के आइडियलिस्ट कौन कौन है, बाकी के जो आइडियलिस्ट हैं वो हीगल हो गया सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के लिए कांट हो गया, ठीक है। प्योर आइडियलिज्म की अगर बात करते हैं प्लेटो हो गया, वो तो बात नहीं करते एस परसीवी की, यानी कि टू बी इज टू बी परसीव की, इसकी बात कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ बर्कले करता है, ठीक है। तो यहां पे जो मूर है वो बेवकूफी कर रहा है, जो ये कह रहा है कि सभी इस पे रिलाई करते हैं, ऐसा नहीं है। Thus, refutation of this statement is taken up by Moore to counter the idealist philosophy, और इसीलिए क्या करता है वो idealist philosophy को काउंटर करने के लिए, यानी कि इसको रिफ्यूट करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है टू बी इज टू बी परसीव, इसी को अटैक करता है, इसी को वो रिफ्यूट करता है, इसी को वो गलत साबित करने की कोशिश करता है। मूर अप्लाइज द एनालिटिकल मेथड इन हिज रिफ्यूटेशन इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्योंकि जो मूर है वो एक एनालिटिकल फिलोसोफर है तो वो क्या करेगा, तो वो किसी भी फिलोसफी को रिफ्यूट करने के लिए एनालिटिकल मेथड का ही उपयोग करेगा। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आइडियलिज्म को रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एनालिटिकल फिलोसफी को अपनाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है देखते हैं। इन द स्टेटमेंट टू बी इज टू बी परसीव्ड वी मस्ट एनालाइज द रोल ऑफ कनेक्टर इज एंड टू बी इज टू बी परसीव्ड कैन बी थ्री इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग्स, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि बर्कले का जो आइडियलिज्म है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म या फिर इमटेरियलिज्म, ठीक है। वो मटेरियलिज्म में विश्वास नहीं करता और उसका जो आइडियलिज्म है वो कैसा है, वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, क्योंकि वो ये कहता है कि जो आइडियाज हैं वो क्या है, वो सब्जेक्टिव हैं। मेरा आइडिया किसी चीज को लेके कुछ और है, आपका आइडिया किसी चीज को लेके कुछ और है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो मैंने ब्लेजर पहना है ये कौन से कलर का है, तो आप कोई कहेगा ब्राउन कलर का है, कोई कहेगा कत्थई कलर का है, कोई कहेगा कि किसी और कलर का है, ठीक है। सभी का जो मत होगा वो अलग अलग हो सकता है हम सभी एक मत भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में इसका मतलब क्या है कि मेरे आइडिया कुछ और है इस सेम थिंग के लिए, आपका आइडिया इस सेम थिंग के लिए कुछ और है। अब क्योंकि हमारे आइडियाज अलग अलग हैं, इसका मतलब ये है कि ये आइडियाज जो है वो कैसे सब्जेक्टिव है, मेरी सब्जेक्टिविटी काम कर रही है मेरे आइडिया में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ या फिर इमटेरियलिज्म, जहां पे मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ आइडियाज की वैल्यू होती है। इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में बता नहीं रहा है कि मेरा कौन सा कलर है, हम ही लोग बता रहे हैं, हमारे आइडियाज बता रहे हैं कि इसका कौन सा कलर है। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जो कि किसका है, बिशप जॉर्ज बर्कले का है।
इज क्लियर? अब जॉर्ज बर्कले का जो आइडियलिज्म है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जिसको इमैटेरियलिज्म भी कहा जाता है, उसी को ये क्या करता है, मूर रिफ्यूट करने की कोशिश करता है। अब रिफ्यूट कैसे करता है, उसके लिए वो तीन चीजें अपनाता है। द स्टेटमेंट to be is to be perceived. We must analyze the role of connector is that defines the relation between to be and to be perceived. अब देखो इसने क्या किया है, इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की, क्योंकि एक एनालिटिकल फिलॉसफी है। एनालिटिकल फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को उसको टुकड़े करके एक एक करके चीज को देखना, ठीक है, एक एक करके देखना, उसके बाद में उसको एनालाइज करना। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस और एनालिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। तो ये क्या करता है, टू बी इज टू बी परसीव्ड के टुकड़े कर लेता है, ठीक है। और इन दोनों को कौन जोड़ता है, टू बी इज टू बी परसीव्ड को इस जोड़ता है ना, टू बी अलग हो गया, इधर हो गया, अब टू बी परसीव्ड इधर हो गया, तो बीच में क्या है, इज है। दैट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द टू बी एंड टू बी परसीव्ड, यानी कि जो इज है वो टू बी और टू बी परसीव्ड के बीच का रिलेशन बताता है, वो उसके बीच का रिलेशन बताता है। तो ये क्या करता है, ये दोनों का जो मीनिंग है वो तीन तरीके से देखता है। एक तो कंप्लीट आइडेंटिटी देखता है, किसकी, टू बी इज टू बी परसीव्ड का, ठीक है। अब वो ये कहता है टू बी एंड टू बी परसीव्ड आर सिनोनिमस। अगर हम ये देखते हैं कि जो टू बी है और टू बी परसीव्ड है ये कंप्लीट सिनोनिमस हैं, ठीक है, तो टू बी परसीव्ड वुड सर्व टू डिफाइन टू बी। तो इसका मतलब ये है कि जो टू बी परसीव्ड है वो क्या करेगा, वो टू बी को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, वो टू बी को डिफाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट takes them of an analytic definition. However, the statement is a definition. It cannot prove anything, especially the tenet of idealism. अब ऐसा क्या हो जाएगा, अब ऐसे में क्या होगा कि मान लो टू बी जो है, ये जो टू बी है, ये टू बी परसीव्ड को अगर डिफाइन करने की कोशिश करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये एनालिटिकल हो जाएगा। और एनालिटिकल जो होते हैं स्टेटमेंट, वो अपने आप में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। एनालिटिकल का यही मतलब होता है। कांट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कांट में मैंने ये पढ़ाया था ना कि एनालिटिकल स्टेटमेंट अपने आप में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देते, जो सिंथेटिक स्टेटमेंट होते हैं वही आपको नई इंफॉर्मेशन देते हैं। एनालिटिकल स्टेटमेंट ये होगा कि जैसे कि मैं ये कहता हूं मैं एक इंसान हूं, ठीक है, तो इसमें क्या आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, नहीं। अगर मैं बोल पा रहा हूं तो सीधी सी बात है, मैं आपको ये फिलॉसफी समझा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि भाई सीधा सी बात है कि मैं इंसान हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये क्या है, एनालिटिकल स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, तो ये एक सिंथेटिक स्टेटमेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति का नाम, हर इंसान का नाम सौरभ गुप्ता नहीं होता। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक नई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं सौरभ गुप्ता हूं। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से टू बी और टू बी परसीव्ड अगर सिनोनिमस है, इसका मतलब यह है कि जो टू बी परसीव्ड है वो टू बी को डिफाइन करने की कोशिश करेगा। जब वो डिफाइन करने की कोशिश करेगा तो वो डेफिनेशन होगी, और डेफिनेशन कैसी होती है, एनालिटिकल होती है। और एनालिटिकल डेफिनेशन कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं देती, नई इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तो इसका मतलब ये है सॉरी, इट कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, ये किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर पाएगा। अब प्रूव नहीं कर पाएगा स्पेशली द टेनेट ऑफ आइडियलिज्म, और स्पेशली द टेनेट ऑफ आइडियलिज्म यानी कि टू बी परसीव को भी ये प्रूव नहीं कर पाएगा। एनालिटिकल स्टेटमेंट बीइंग टोटोलॉजीज डिवॉइड ऑफ फैक्चुअल कंटेंट। अब जो एनालिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो टोटोलॉजी होते हैं। टोटोलॉजी का मतलब होता है जिसमें सेंस नहीं होता, तो वो क्या है, उसके अंदर कोई फैक्चुअल कंटेंट नहीं, कोई फैक्ट आपको नहीं दे रहा है, पुरानी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो प्रोवाइडिंग थ्योरी इट इज यूजलेस, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये यूजलेस हो जाएगा। इवन आइडियलिस्ट वुड नॉट एक्सेप्ट दिस रिलेशन, और आइडियलिस्ट भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आइडियलिस्ट हैं वो भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं पार्शियल आइडेंटिटी की। पार्शियल आइडेंटिटी में क्या बोलते हैं, टू बी परसीव्ड इज कंटेन्ड इन द मीनिंग ऑफ टू बी, यानी कि टू बी परसीव्ड जो है ये किसके मीनिंग में है, टू बी के मीनिंग में ये पहले से ही है। क्योंकि बीच में जो इज है वो ये तो बता रहा है कि अगर हम पार्शियल आइडेंटिटी देखते हैं, आधी आइडेंटिटी देखते हैं, तो उसमें ये पता चलेगा कि जो टू बी परसीव्ड है ये इसका मीनिंग जो है वो किसमें है, टू बी में है। अगर इसका मीनिंग टू बी में है, इज अ पार्ट ऑफ टू बी, क्योंकि तो इसका मतलब क्या है, ये किसका पार्ट हो गया, ये टू बी का पार्ट हो गया, टू बी की जो डेफिनेशन है उसका पार्ट हो गया। इन दिस केस एज वेल स्टेटमेंट टेक्स द फॉर्म ऑफ एनालिटिकल स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू
एज प्रूफ फॉर एनी एनालिस्ट थॉट। और इस कंडीशन में भी ये जो डेफिनेशन होगी वो कैसी होगी, वो एनालिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, जो कि कोई भी हमें नई इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है, क्योंकि जो टू बी है वही टू बी परसीव्ड है। तो फिर टू बी परसीव्ड से हमें टू बी के बारे में नई इंफॉर्मेशन कहां मिली, जब नहीं मिली तो ये एनालिटिकल थॉट है। और एनालिटिकल थॉट जो है वो कुछ भी अपने आप में नई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो वो कैसा है, तो वो यूजफुल हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मोर ओवर is to be perceived is only a part of to be, then to be is something more than to be perceived। अगर to be perceived to be का पार्ट है तो इसका मतलब यह है कि जो to be है वो to be perceived से बड़ी चीज है। merely on this basis of perception, सिर्फ इस परसेप्शन के बेस पे then an object cannot be known, तो इस परसेप्शन के बेस पे हम किसी भी चीज को जान नहीं सकते। ठीक है, दिस इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल टू द आइडियलिस्ट, और ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है ये भी आइडियलिस्ट के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने दो बातें कही, दो तरीके से इन्होंने आइडियलिज्म को रिफ्यूट किया। जो तीसरी चीज है उसको ये क्या करते हैं, आगे देखते हैं। डिफरेंट येट नेसेसरली कनेक्टेड। अब डिफरेंट है लेकिन फिर भी नेसेसरली आपस में कनेक्टेड है, क्या, टू बी और टू बी परसीव्ड। अब इसको ये कैसे लेता है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। To be and to be perceived are entirely different, yet they are necessarily related to each other। हालांकि to be और to be perceived दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। This is likely to be an idealist interpretation, और ये क्या है, ये एक idealist interpretation है। ठीक है, however to be and to be perceived different, हालांकि जो to be और to be perceived है ये क्या है, ये डिफरेंट है। This statement would be synthetic, ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ये सिंथेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको नई इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अगर टू बी अलग चीज है, टू बी परसीव्ड अलग चीज है, इसका मतलब ये है कि टू बी परसीव्ड आपको टू बी की इंफॉर्मेशन नहीं देगा बल्कि कुछ अलग इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अगर मैं सौरभ हूं और मैं इंसान हूं तो ये एनालिटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि सौरभ ही इंसान है, इंसान ही सौरभ है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सौरभ अलग है और जो इंसान है वो अलग है। ठीक है, इंसान का नाम, जो इंसान है वो तो इंसान है, लेकिन जो सौरभ है वो अपने आप में एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए एक सिंथेटिक स्टेटमेंट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट, हाँ, इन विच केस दैट द आर्ग्यूमेंट दैट दे आर नेसेसरली कनेक्टेड बीइंग अ प्रॉपर्टी ओनली ऑफ एनालिटिकल स्टेटमेंट वुड रिजल्ट इन अबव इंटरप्रिटेशन टू बी अ कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर हम ऐसा कर देते हैं, अगर हम ऐसा कर देते हैं कि टू बी अलग को कर देते हैं, टू बी परसीव को अलग कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, जो इसके पहले वाले दो इंटरप्रिटेशन थे, ठीक है, उसको भी क्या कर देगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है इसका मतलब ये है कि टू बी इज टू बी परसीव जो है वो किसी भी तरीके से प्रूव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो आइडियलिज्म है उसको ये रिफ्यूट कर देते हैं। बस नन ऑफ द थ्री इंटरप्रिटेशन सपोर्ट आइडियलिज्म, यानी कि आइडियलिज्म को ये तीन में से कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है वो सपोर्ट नहीं करता। मूर सेज दैट फ्रॉम दिस इट डज नॉट फॉलो दैट आइडियलिज्म इज फेक बट दैट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। अब इस तरीके से जो मूर है वो ये कहता है कि भले ही हम आइडियलिज्म को फेक ना कहें लेकिन इसको हम प्रूव भी नहीं कर सकते, भले ही हम इसको फेक ना कहें लेकिन इसको हम प्रूव भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। क्लियर, आगे क्रिटिसिज्म, एस एस पर्सी पी इज नॉट द सेंट्रल टेनेट ऑफ आइडियलिज्म एज अज्यूम बाय मूर। जैसा कि मैंने आपको बताया आइडियलिज्म का ये सेंट्रल टेनेट नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी साउंड ग्राउंड आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, हीगल फिलोसोफर्स आर नॉट बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट एंड हेंस मूर हैज नॉट रिफ्यूटेड आइडियलिज्म बट बर्कलेज वर्जन। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, कि यानी कि जो मूर है उसने क्या किया है, उसने सिर्फ बर्कले का जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है यानी कि इममटेरियलिज्म है उसको रिफ्यूट किया है, ना कि पूरे आइडियलिज्म को, जो कि हीगल का भी है, प्लेटो का भी है और ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म यानी कि कांट का भी है। क्लियर, नेक्स्ट, मोरओवर Moore has not comprehensively refuted Berkeley as he does not refute Berkeley's acceptance of God as the ultimate ground and the source of all ideas। ठीक है, हालांकि क्या किया है, Moore has not comprehensively refuted Berkeley's। अब इसने क्या किया है, बर्कले की सिर्फ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को लिया है, बर्कले को पूरी तरीके से इन्होंने रिफ्यूट भी नहीं किया है, क्योंकि जो बर्कले है वो गॉड को भी एक्सेप्ट करता है और उसी को अल्टीमेट ग्राउंड एंड सोर्स ऑफ आइडियाज बोलता है, तो इसके बारे में भी मूर ने कोई बात नहीं की है और बना फिरता है क्या, बहुत बड़ा एनालिटिकल फिलोसोफर। एनालाइज करके हम आइडियलिज्म को रिफ्यूट कर देंगे। क्लियर, तो इस तरीके से ऐसी ये कोशिश करता है। चलिए
आगे बात करते हैं। डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस को किस तरीके से ये डिफेंड करेगा, इसको एक बार हम देखते हैं। Moore attempts to refute absolute skepticism or nihilism by arguing that at least some of our established beliefs, facts about the world are absolutely certain। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसके लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें आप देखिए फिर लास्ट में कि किस तरीके से यूपीएससी जो है वो मूर पे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। मूर अटेम्प्ट्स टू रिफ्यूट एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म। पूरी तरीके से किसी भी चीज को हम संशय में नहीं रख सकते। स्केप्टिसिज्म को वो क्या करता है, रिफ्यूट करता है बाय आर्ग्यूइंग दैट एटलीस्ट सम ऑफ आवर एस्टैब्लिश्ड बिलीफ फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड आर एब्सोल्युटली सर्टेन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एब्सोल्युटली सर्टेन है, उनको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। मूर आर्ग्यूज दैट दीज बिलीफ्स आर कॉमन सेंस, और इनको वो कॉमन सेंस बोलता है। हालांकि उसने कॉमन सेंस की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी है अपने आप में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कॉमन सेंस को क्या करता है, डिफेंड करता है, ठीक है। मूर बिलीव दैट स्केप्टिक्स एंड आइडियलिस्ट्स unnecessarily complicated the field of philosophy। मूर ये कहता है कि जो स्केप्टिक्स हैं, स्केप्टिक कौन हो गया, डेकार्ट हो गया, क्योंकि डेकार्ट ने ही क्या दिया था, स्केप्टिसिज्म दिया था, ठीक है। डेकार्ट ने ही अपना कौन सा मेथड दिया था, कार्टेशियन मेथड दिया था, जिसमें वो डाउट के बेस पे किसी भी चीज की प्रमाणिकता को प्रूव करता है, किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी, ठीक है, कि वो फैक्चुअल है नहीं है उसको वो प्रूव करता है। तो यानी कि जो डेकार्ट है वो स्केप्टिक है और आइडियलिस्ट जो है, ठीक है, आइडियलिस्ट कौन कौन हो गया, आपका हीगल हो गया, प्लेटो हो गया और आपका सोक्रेट्स हो गया। इसके बाद में ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का फादर कौन हो गया, कांट हो गया। तो ये जो लोग हैं इन्होंने क्या किया है, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट किया है, किसको, फिलोसफी को कॉम्प्लिकेट किया है, जबकि खुद ये काम कर रहा है, ठीक है। ले doubt on basic elements such as the existence of matter। Idealists refute commonly observed phenomena such as space and time, external objects etc. according to Moore, ठीक है। अब ये कहता है कि आइडियलिज्म के बेस पे ये जो आइडियलिस्ट है इन्होंने क्या किया है, जो फिनोमिना है, ऑब्जर्व फिनोमिना यानी कि जो फिजिकल चीजें हमें दिखाई देती हैं उसको वो रिफ्यूट करते हैं, जैसे कि स्पेस और टाइम, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मैं, मेरी ये शर्ट, मेरा ये ब्लेजर, पीछे पड़े हुए पर्दे, ये जो स्टाइलस है मेरे हाथ में, इसको वो रिफ्यूट करते हैं आइडियलिज्म, ऐसा ये कहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मूर इफ सच थ्योरीज आर एक्सेप्टेड नॉर्मल लाइफ वुड बिकम इम्पॉसिबल। अब यहां पे ये थोड़ा ठीक है क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि अगर हम इस तरीके की थियरीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो नॉर्मल लाइफ है इंसान की वो इम्पॉसिबल बन जाएगी, ठीक है। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप कहोगे नहीं मेरे सामने तो आप हो ही नहीं, मैं तो आपको मानता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल लाइफ है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए ये तर्क क्या देता है, इसको भी देख लेते हैं। Hence he tried to define common sense against such theories। तो इसके लिए वो इस theories को डिफाइन करने के लिए कॉमन सेंस का प्रयोग करता है, ठीक है, कॉमन सेंस को डिफेंड करता है। Anything against our generally accepted beliefs are refuted by Moore, however, he does not define what common sense beliefs according to him are, and so we must rely on the dictionary meaning that common sense is the ability to think about objects in a practical way and make sensible judgments। हालांकि ये क्या करता है, कॉमन सेंस की अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं देता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो डिक्शनरी का मीनिंग है कॉमन सेंस का उसके ऊपर हमें रिलाई करना पड़ता है। और जो ये कहती है कि कॉमन सेंस इज द बिलीफ, कॉमन सेंस इज द एबिलिटी टू थिंक, ये एक सोचने की योग्यता है अबाउट ऑब्जेक्ट्स, उन चीजों के बारे में, इन अ प्रैक्टिकल वे एंड मेक सेंसिबल जजमेंट्स, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और सेंसिबल जजमेंट बनाने के तरीके से क्या करते हैं, हमारे पास एबिलिटी होती है सोचने की, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वे में सोच पाते हैं और सेंसिबल जजमेंट्स तक हम पहुंच पाते हैं, ठीक है। ऐसा हम पाते हैं किसमें, डिक्शनरी के मीनिंग में, किसका, कॉमन सेंस, जबकि कॉमन सेंस का कोई भी मीनिंग, कोई भी डेफिनेशन मूर अपने आप में नहीं देता, हालांकि डिफेंड तो बहुत करता है इसको। It is also notable that Moore does not believe that all beliefs accepted by most people are always true। Moore, अब जो ये भी देखने वाली चीज है, मूर जो है उन चीजों पे भी विश्वास नहीं करता जो लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, कॉमन मैन उन पे बिलीव करता है, उन चीजों पे भी विश्वास नहीं करता है। और ऑलवेज ट्रू, मोर होल्ड्स दैट बिलीव्स एक्सेप्टेड बाय एडल्ट्स और एवरेज
इंटेलिजेंस आर ट्रू। अब जो मूर है वो ये कहता है बिलीफ्स हैं जो अडल्ट्स के द्वारा एवरेज इंटेलिजेंस जिनके पास होती है वो क्या होते हैं, वो ट्रू होते हैं। यानी कि नॉर्मल इंटेलिजेंस जिसके पास है, एवरेज इंटेलिजेंस जिसके पास है, उनके जो बिलीफ्स हैं वो ट्रू हैं। ठीक है, ऐसा ये मानता है। ही प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कॉमन सेंस बिलीफ्स। वो कुछ कॉमन सेंस बिलीफ्स के जो एग्जांपल्स हैं, कॉमन सेंस के जो बिलीफ्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी ये लिस्ट देता है। विच इंक्लूड आई नो दैट एट प्रेजेंट देयर एग्जिस्ट अ लिविंग बॉडी विच इज माई बॉडी। मैं ये मानता हूं कि प्रेजेंट में कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है जो कि मेरा बॉडी है। ठीक है, आई हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग माई सेल्फ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड सो डू अदर ह्यूमन बींग्स। मैं क्या करता हूं, आई हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, मेरे पास अलग अलग तरीके के अनुभव हैं जिसमें मैं ये मानता हूं कि मेरे अनुभव भी हैं और उन चीजों के अनुभव भी हैं जिनको मैं मानता हूं या जानता हूं, या फिर दूसरे लोग हैं जिनको बारे में भी मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। क्लियर, ऐसा वो कहता है। नेक्स्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट। अब वो ये कहता है कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। द अर्थ एग्जिस्ट, और इस तरीके से जो अर्थ है वो भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो पृथ्वी है वो भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो भी क्या है, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट ही तो है। स्पेस एंड टाइम आर रियल एक्सेट्रा। स्पेस और टाइम जो है उसको भी ये रियल बोलता है क्योंकि चीजों को हम स्पेस और टाइम में ही जानते हैं। ठीक है, Moore advances 6 arguments in support of these common sense beliefs. These are collected from his writings. ठीक है, अब मूर जो है वो क्या करता है, 6 आर्ग्यूमेंट्स देता है अपने कॉमन सेंस बिलीफ को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जिसको हमने उसकी राइटिंग से कलेक्ट किया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को वो इसके बारे में वो क्या कहता है, वो ये कहता है दिस इज यूज्ड both to explain common sense as well as defend them. ठीक है, the way that they are beliefs widely accepted by all adults with an average intelligence and so cannot be denied. वो ये कहता है कि जनरली जो एवरेज इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, जो एवरेज इंटेलिजेंस के लोग होते हैं दुनिया में, वो जिन चीजों के बारे में बिलीव करते हैं वो बिलीव्स क्या होते हैं, उनका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है ना, पूरी यूनिवर्स में वो चीज जो है एक्सेप्ट की जाती है तो वो कॉमन सेंस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपल्सिव एक्सेप्टेंस। कंपल्सिव एक्सेप्टेंस में वो क्या कहता है, सम बिलीव्स, कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं इफ डिनाइड, अगर उनको डिनाई कर दिया जाए, वुड मेक लाइफ इम्पॉसिबल, तो वो क्या करेंगे, वो लाइफ को ही इम्पॉसिबल बना देंगे। एंड सो वी आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट देम, तो इसलिए हमें उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर क्वेंचेस थर्स्ट, जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि जो पानी है वो प्यास बुझाता है, ये ऐसा बिलीफ है, अगर हम इसको मानने से इनकार कर दें तो ये लाइफ को इम्पॉसिबल बना देगा। ठीक है, जबकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, तो ये क्या है, ये भी एक कॉमन सेंस है। क्लियर, कि जो पानी है वो प्यास बुझाता है, ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। आर्गुमेंट फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस। अब सेंस एक्सपीरियंस के बेस पे ये क्या आर्गुमेंट देता है सपोर्ट करने के लिए, किसको, कॉमन सेंस को। Sense experience proves that there are external objects created with sometimes sense experience deceives us. वो ये कहता है कि sense experience क्या करता है कि ये external objects के बारे में होता है और कभी कभी हमें धोखा भी दे सकता है। ठीक है, this deception is resolved and clarified by sense experience. और ये जो डिसेप्शन है, ये जो धोखा है, ये हमारा क्लैरिफाई हो जाता है किससे, सेंस एक्सपीरियंस से अपने आप में। Hence we must accept our sense experience. तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जो सेंस एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हमें रिलाई करना चाहिए, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, आर्गुमेंट्स फ्रॉम ड्रीम। अब ड्रीम के ऊपर क्या ये आर्गुमेंट देता है, ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। आइडियलिस्ट गिव द एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम। जो आइडियलिस्ट हैं वो सपने का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, टू एक्सप्लेन हाउ दिस वर्ल्ड इज मेंटल एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से ये जो वर्ल्ड है ये मेंटल एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमारे सपने में कुछ चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो मेंटल एक्सपीरियंस होता है, उसी तरीके से ये जो दुनिया है वो भी अपने आप में एक मेंटल एक्सपीरियंस है, ये रियल नहीं है, ऐसा आइडियलिस्ट बोलते हैं। हाउएवर ड्रीम इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज रियल एक्सपीरियंस। हालांकि ये सच्चाई है कि ड्रीम तभी पॉसिबल है जब किसी भी चीज को आपने रियल में एक्सपीरियंस किया हो। जिन जिन चीजों के रियल में एक्सपीरियंस होने के बारे में आपको पता भी नहीं है, उन चीजों के बारे में आपको कभी भी ड्रीम नहीं आया होगा। आपने वो भाषा कभी भी इस्तेमाल नहीं की होगी अपने सपने में जिस भाषा को आपने कभी बोला नहीं होगा। इज इट क्लियर? वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर ड्रीमिंग, वी कम आउट ऑफ इट व्हेन वी अवेक।
हेंस एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट लाइक ड्रीम। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहता है कि हम ये समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं, और एक टाइम पे हम जब जग जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम सपना देख रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो क्या है, वो सपना नहीं है, वो सपना नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। अब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, वी हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव रिगार्डिंग कॉमन सेंस बिलीफ। हमारा जो कॉमन सेंस बिलीफ है उसके ऊपर भी हमारा बहुत गहरा विश्वास है। सच दैट इवन इफ अ पर्सन रिफ्यूट्स टाइम ही इज बाउंड टू फॉलो इट। हालांकि अगर मैं रिफ्यूट कर देता हूं कि टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती तो फिर भी मैं उसको फॉलो करूंगा। ठीक है ना, मैं ये देख रहा हूं कि अभी यहाँ पे 30 मिनट और 12 सेकंड हो चुके हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो क्या है, ये टाइम ही तो है जिसको मैं अगर रिफ्यूट भी करता हूं तब भी मैं इससे बंधा हुआ हूं, तो मैं इसको रिफ्यूट नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉमन सेंस की चीज है। क्लियर। टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी, इसमें ये क्या कहता है, टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसीज ऑफ लॉजिकल एंड प्रैग्मेटिक नेचर वी मस्ट एक्सेप्ट कॉमन सेंस बिलीव्स। अगर हमें इनकंसिस्टेंसी को क्या करना है, अवॉइड करना है, तो हमें कॉमन सेंस बिलीव्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर्ग्यू वी कैन नॉट परसीव एन अदर्स माइंड। अगर हम ये आर्ग्यू करते हैं, अगर हम ये बहस करते हैं कि हम दूसरे का मन नहीं पढ़ सकते, हेयर इन दिस स्टेटमेंट, तो इस तरीके के स्टेटमेंट में द वर्ड ही इटसेल्फ लॉजिकली इंप्लाइज दैट वी एक्सेप्ट अदर्स अपार्ट फ्रॉम अस। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब ये है कि हमारे अलावा और लोग भी हैं दुनिया में। इस चीज को हम बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, रिफ्यूट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते नहीं हम ही हैं और कोई है ही नहीं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि हम दूसरे का माइंड नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब दूसरा भी एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से हम इनकंसिस्टेंसी, इस बात की कि क्या दूसरा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा, Moore's defense of common sense would have been more complete if he had defined common sense systematically। अगर ये common sense को systematically क्या करता है, डिफाइन करता, तो इसका जो कॉमन सेंस का जो रिफ्यूटेशन था ये और अच्छा हो सकता था, ये कंप्लीट हो सकता था। ही हिमसेल्फ कंटेन्स दैट बिलीव सच एज सन इज स्मॉलर देन द अर्थ दो एक्सपीरियंस बाय सेंसेशन, जिसको सेंसेशन से एक्सपीरियंस किया जा चुका है कि जो सन है वो अर्थ से स्मॉल नहीं है। ठीक है ना, वो ऐसा बोलता है, ठीक है, वो ऐसा मानता है, इज फॉल्स। ठीक है, ये क्या है, ये फॉल्स है। वाइल बिलीव सच एज गॉड एग्जिस्ट, जबकि वो इस बात को ये मान लेता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। दो वाइडली बिलीव्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसको दुनिया में ये माना जाता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसको वो नहीं मानता। लेकिन दुनिया में जिस चीज को प्रूव किया जा चुका है कि सन जो है वो अर्थ से बड़ा है, लेकिन फिर भी वो उसको ये बोलता है सन इज स्मॉलर देन द अर्थ। इज इट क्लियर? मोरओवर हिज आर्गुमेंट्स आर जेनरिक एंड नॉट फिलोसॉफिकली। आइडियलिस्ट, सेटिस्फैक्टरी, यानी कि उसके जो आर्गुमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो जेनरिक हैं, अपने आप से उसने बना दिए हैं, इसमें कुछ भी फिलॉसफी जैसी चीज नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, विटगेनस्टाइन क्वेश्चंस द मेथड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ मूर इन दिस वे। अब जो विटगेनस्टाइन है इस तरीके के जो इसका मेथड है किसका, मूर का, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है, while at the same time asserting that there was no argument needed to defend common sense belief। जबकि वो ये भी कहता है कि कॉमन सेंस बिलीफ को डिफेंड करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसा विटगेनस्टाइन बोलता है, जो कि अपने आप में एक एनालिटिकल फिलोसोफर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लेटेस्ट क्वेश्चन की, जो आया है 2019 में। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, व्हाई इज मूर्स फिलोसफी इज कॉल्ड कॉमन सेंस रियलिज्म। कॉमन सेंस रियलिज्म क्यों कहा जाता है मूर की फिलोसफी को, ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉमन सेंस को क्या करता है, डिफेंड करता है। हालांकि ये कॉमन सेंस की कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन अपने आप से नहीं देता है, तो हमें डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है उसको हमें मानना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये कॉमन सेंस को डिफेंड भी करता है। उसको डिफेंस करने के लिए ये 6 आर्गुमेंट्स भी हमें देता है, और ये कॉमन सेंस के थ्रू रियल वर्ल्ड को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, रियल वर्ल्ड को एडवोकेट करता है। दिस इज व्हाई हिज फिलॉसफी इज कॉल्ड कॉमन सेंस रियलिज्म। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, जी मूव्स रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म।
ठीक है। अब आइडियलिज्म को ये किस तरीके से रिफ्यूट करता है, हालांकि जो जी मूर है वो आइडियलिज्म को रिफ्यूट नहीं करता, वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ द वर्जन ऑफ बिशप जॉर्ज बर्कले उसको वो रिफ्यूट करता है, और उसको ये लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आइडियलिज्म को रिफ्यूट कर रहा हूं, ठीक है। और वो रिफ्यूट किसको करता है, एस एस परसीव, यानी कि टू बी इज टू बी परसीव को, जिसको वो तीन तरीके से क्या करता है, रिफ्यूट करने की कोशिश करता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको आप 10 मार्क्स में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आर जी मूर आर्ग्यूमेंट्स इन डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस सेटिस्फैक्टरी, गिव रीजंस। नहीं, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि ये जिस चीज को रिफ्यूट करने के बारे में, जिस चीज को ये सपोर्ट करने की बात करता है कॉमन सेंस, उसकी ये एक डेफिनेशन तक नहीं दे पाता, ठीक है ना। कॉमन सेंस की डेफिनेशन तक नहीं दे पाता, लेकिन कॉमन सेंस को ये डिफेंड करता है, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि कॉमन सेंस में जिन चीजों को माना गया है, लोगों का कॉमन सेंस ये कहता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ये नहीं मानता, जबकि ये चीज लॉजिकली प्रूव्ड है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो सन है वो अर्थ से बड़ा है, फिर भी ये कहता है जो सन है वो स्मॉलर है किससे, अर्थ से। तो इसका जो कॉमन सेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये लॉजिकली सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लॉजिकली ये इनकंसिस्टेंट है। क्लियर, ये आपका 2014 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, कमेंट मूव्स डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस एसेंशियली इज डिफेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। ये कॉमन जो डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस है, ये डिफेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज भी है क्या, आप बता सकते हैं, बताइए। जो मूर का डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस है, क्या ये डिफेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज है? बिल्कुल है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो वही तो है जो आप सोचते हो, ठीक है। आपका जो सेंस कहता है वही तो आप लैंग्वेज में बताते हो, तो इस तरीके से कॉमन लैंग्वेज को भी ये क्या करता है, डिफेंस करता है। आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय जी मूर अगेंस्ट आइडियलिज्म एडुकेट। आइडियलिज्म को जो इन्होंने रिफ्यूट करने के लिए आर्गुमेंट दिए थे, क्या वो एडिक्वेट थे? बिल्कुल भी एडिक्वेट नहीं थे, क्योंकि आइडियलिज्म को तो ये रिफ्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये किसको कर रहे थे, ये बिशप जॉर्ज बर्कले का जो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म यानी कि मटेरियलिज्म है, उसको ये रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने तर्क दिए थे वो भी इनकंसिस्टेंट थे, ठीक है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। रीजंस आप दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं। क्रिटिकली डिस्कस मूर्स डिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, इसको आप क्रिटिकली डिस्कस कर देंगे, ठीक है। क्रिटिकली डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म को तो समझाएंगे। ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन 2004 में आया था, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज समझनी होगी, जब किसी भी क्वेश्चन के बारे में ये कहा जाता है क्रिटिकली डिस्कस, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुराई ही करनी है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको उसके लिए बिल्कुल क्या हो जाना है, बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाना है। पहले आप रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म समझाएंगे, किसका, मूर का, कि वो क्या करता है, आइडियलिज्म को रिफ्यूट करता है, लेकिन क्रिटिकली डिस्कस करने में आप ये बताएंगे कि इसने गलती की है सिर्फ बर्कले का आइडियलिज्म लेके। और एक अच्छी भी बात यह है कि इसका जो आइडियलिज्म का इसने जो रिफ्यूट करने की कोशिश की है, उसे आगे की फिलॉसफी, इसकी आगे की फिलॉसफी समझने में काफी हेल्प लोगों को मिली है। तो इस तरीके से आप क्रिटिकली डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मूव्स डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, शॉर्ट नोट। ये 2002 में आया था, 20 नंबर का क्वेश्चन। शॉर्ट नोट लिख देंगे कि किस तरीके से जो मूर है वो कॉमन सेंस को डिफेंड करता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन भी नहीं दे पाता है, और उसको डिफेंस करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए वो 6 अपने आर्ग्यूमेंट्स भी दे देता है, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव मेड द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ जीई मूर, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस फिलोसोफर की फिलॉसफी में, तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं, फिलॉसफी के जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी में या फिर स्टेट के एग्जाम्स में, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर विच विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। और इसके अलावा अगर आपको फिलॉसफी के नोट्स चाहिए तो मेरी जो वेबसाइट है www.darshanies.com, वहां पे जाके आप मेरी जो नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो भी आप देने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, उन पे विचार किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक।